मैं जिस गांव में रहती थी वहां पर अब भी गांव के ठाकुरों का ही दबदबा था। बाकी दुनिया जहां चांद पर पहुंच गई थी, हमारा गांव वैसे ही पिछड़ा हुआ था। वहाँ किसी को भी अपनी मर्ज़ी से काम करने की इजाज़त नहीं थी। मेरे पिताजी भी ठाकुरों के यहाँ ही मज़दूरी करते थे। ठाकुरों के बनाए हुए नियमों के अनुसार किसी घर में जब लड़का बड़ा होता था तो वे ठाकुरों की गुलामी करने के लिए उनके डेरे पर आ जाता था, और जब लड़की बड़ी होती थी तो वे ठकुराइन के पास उनकी हवेली में हाजिर हो जाती थी। घर में मुझसे बड़ा एक भाई था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो वह भी ठाकुरों के डेरे पर ही जाने लगा था, और जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे ठकुराइन ने हवेली में बुला लिया था। लेकिन वहाँ पर काम करते हुए मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मेरे कारण पूरे गांव के लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मेरा नाम चांदनी है। मैं चाँद की तरह ही सफ़ेद खूबसूरत थी। पूरे गांव में मेरे जैसी कोई दूसरी लड़की नहीं थी। मेरे पिताजी गांव के ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। मेरे पिताजी ही क्या, गांव के सारे लोग ही ठाकुर के नौकर थे। कोई भी अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता था। ठाकुर जिसको भी जो काम सौंपते थे उसे वही करना पड़ता था। अगर कोई नाई है तो वह ठाकुर और ठाकुर के आदमियों की ही हजामत करेगा, और अगर दर्जी है तो उसे सिर्फ ठाकुर के ही कपड़े सिलने होंगे। अगर कोई गांव से बाहर जाकर शहर में अपना काम करना चाहता तो ठाकुर के आदमी उसके और उसके घर वालों को जान से मार देते थे। मेरे गांव का बहुत बुरा हाल था। पूरा गांव एक ऐसी जंजीरों में बंधा हुआ था जिसे चाह कर भी नहीं तोड़ पा रहे थे। मेरे पिताजी दिन भर ठाकुर के खेतों में मजदूरी करते थे, और बदले में उसके आदमी बस इतना सा ही अनाज देते थे जिससे बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता था। मेरे पिताजी मुझसे और मेरे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वे चाहते थे कि हम दिनों पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। जब मेरा भाई बादल 8 साल का हुआ तो मेरे पिताजी ने उसे चोरी छुपे एक रिश्तेदार के पास शहर भेज दिया, और उससे कह दिया कि वे बादल का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवा दें। मेरे पिताजी जानते थे कि अगर एक बार बादल ठाकुरों के डेरे पर पहुंच गया तो पूरी ज़िंदगी उनका बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। अभी बादल को गए हुए 2 दिन ही गुजरे थे कि ठाकुर के आदमियों को किसी तरह से पता चल गया। उनकी हुकूमत पूरे गांव पर चलती थी, और वे गांव के हर घर पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने मेरे पिताजी को खेतों पर ही दबोच लिया और उनसे बोले कि बादल को तुमने कहाँ भेज दिया है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस गांव के लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए ठाकुर साहब की आज्ञा लेनी पड़ती है? मेरे पिताजी बोले कि वे मेरे रिश्तेदारों के यहाँ गया है, 2-3 दिन में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बादल कल शाम तक नहीं आया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। मेरे पिताजी ने ये बात घर पर आकर माँ को बताई तो माँ बोली कि बादल को बुला लो, ठाकुर के आदमी बहुत ख़तरनाक हैं, कहीं वे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दें। मेरे पिताजी बोले मैं उन्हें देख लूँगा। अगले दिन रात को जब पिताजी खेतों पर से घर वापस आ गए तो ठाकुर के आदमियों ने आकर हमारे घर का दरवाज़ा पीटा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, 4-5 लोग डंडे लिए हुए घर के अंदर आ गए और मेरे पिताजी से बोले, कहाँ हैं बादल? हमने तुमसे कहा था कि वे कल तक गांव में आ जाना चाहिए, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने मेरे पिताजी की एक टांग में डंडा मारा और मेरे पिताजी नीचे गिर गए। मैं डर कर चीखने लगी और उनसे बोली कि मेरे पिताजी को मत मारो। उन्होंने मुझे एक ज़ोर से धक्का मारा। मैं दूर जाकर गिरी। मुझे इतनी चोट आई थी कि मुझसे दोबारा उठा ही नहीं गया। मेरी माँ ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और बोली कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, मैं इतने समय में अपने लड़के को शहर से बुलवा लूँगी। वे लोग धमकियाँ देते हुए वहाँ से चले गए। मेरे बाबा के पैर की हड्डी टूट गई थी, वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मेरी माँ ने उनके पैर पर लेप लगाकर पट्टी बांध दी और रोते हुए पिताजी से बोली कि तुम बादल के पास खबर भिजवा दो कि वे गांव में वापस आ जाए। हमारी किस्मत में तो ऊपर वाले ने इन ठाकुरों की गुलामी ही लिखी है। कभी तो ऊपर वाला किसी को भेजेगा हमें इन जुल्म सितम से बचाने के लिए। फिर अगले दिन ही मेरा भाई बादल गांव में आ गया और ठाकुर के लोग उसे डेरे पर ले गए। मेरे पिताजी से तो चला भी नहीं जा रहा था। वे लोग बादल को ही कुछ अनाज दे दिया करते थे जिससे हमारे घर में खाना बनता था। कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी की टांग सही हो गई और वे भी खेतों पर जाने लगे थे। अब बादल कभी कभार ही घर आता था। ठाकुर के आदमी उसे अपने साथ डेरे पर ही रखते थे। वे वहाँ पर भी नशा करते होंगे और उनके साथ रहते हुए बादल भी अब नशा करने लगा था। अब वे जब भी घर आता बहुत ज़्यादा नशे में होता था। मेरे पिताजी उसकी हालत देखकर फूट फूट कर रोते थे।
बादल को ठाकुरों के यहाँ काम करते करते कई साल हो गए थे। मेरे पिताजी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। उनसे खेतों पर मजदूरी भी नहीं होती थी। वे घर पर ही रहते थे। इस बार तो उसे कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए थे घर पर आए हुए। फिर एक दिन दोपहर में वे घर आया और माँ को कुछ पैसे देते हुए बोला कि चांदनी को हवेली पर भेज देना, ठाकुराइन को काम करने के लिए किसी लड़की की ज़रूरत है। मेरी माँ बोली कि मैं चांदनी को उन लोगों के यहाँ पर काम करने के लिए नहीं भेजूँगी। तो वे घर में तोड़फोड़ करने लगा और बोला, जब मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकती है। अगर हम ठाकुरों का कहना नहीं मानेंगे तो वे हमारा गांव में रहना और जीना मुश्किल कर देंगे। मेरे पिताजी चारपाई पर लेटे हुए चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। फिर वे जाते समय माँ से कहकर गया कि कल चांदनी को हवेली पर भेज देना। मेरी माँ और पिताजी की तो बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ, मगर फिर मैं ही बोली कि माँ, तुम्हें तो याद है ना, जब हमने बादल को डेरे पर नहीं भेजा था तो ठाकुर के आदमियों ने क्या किया था। और फिर हमें घर का खर्च चलाने के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। पिताजी भी बीमार हैं, उनकी दवाई भी लेनी है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं ठाकुराइन के सारे काम कर दूँगी। मेरी बातों से मेरी माँ पिताजी मान गए। अगले दिन ही मैं हवेली में पहुँच गई। हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। हवेली के अंदर एक तरफ बहुत सारे सोफ़े पड़े हुए थे और उस पर ठाकुर और उसका बड़ा बेटा अपने आदमियों से ज़मीनों से आए हुए पैसों का हिसाब किताब कर रहे थे। मुझे देखकर बादल मेरे पास आया और मुझे बड़े ठाकुर के सामने खड़ा करके बोला, मालिक, ये मेरी बहन चांदनी है। ठाकुराइन ने इसे रसोई में काम करने के लिए बुलवाया है। मुझे देखकर ठाकुर का बड़ा बेटा बोला, वाह लड़के, तुम जैसे गरीबों के घर में भी ऐसी खूबसूरत चांदनी बिखरती है। मैंने उनकी बात सुनकर उनके चेहरे की तरफ देखा तो वे बहुत अजीब लगा। भयानक सा काला चेहरा, दोनों कानों में बालियाँ, हाथों की उंगलियों में अंगूठियाँ पहने हुए था। बादल मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली के एक कमरे में ले गया। वहाँ पर बड़ी ठाकुराइन एक झूले पर बैठी हुई थी। बादल ने उनसे कहा कि ठाकुराइन, आपने मेरी बहन को बुलाया था, ये वही है, इसे बता दीजिए कि क्या काम करना है। ठाकुराइन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, रसोई का काम करना आता है। मैंने कहा कि मालकिन, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। वे बोली, चलो बाकी तो तुम करते करते सीख ही जाओगी। उन्होंने एक लड़की के साथ मुझे रसोई में भेज दिया। हवेली के अंदर मेरी जैसी गांव की और भी बहुत सारी लड़कियां थीं। कुछ खाना बना रही थी और कुछ हवेली की साफ़ सफाई कर रही थी। अब मुझे हवेली में काम करते हुए काफ़ी समय हो गया था। मैं रोज़ सुबह आ जाती थी और रात को घर वापस चली जाती थी। रात को दिन भर का बचा हुआ खाना हवेली में काम करने वाली लड़कियां अपने घर ले जाती थीं। मैं हवेली में छोटे ठाकुर की नज़रों से बचकर रहती थी। अगर वे मुझे दिख जाता था तो मैं घूंघट करके निकल जाती थी। हवेली में काम करते हुए मुझे छोटे ठाकुर की पत्नी भी दिखाई दी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मगर उसके चेहरे और शरीर पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थे, जो ये बताते थे कि उसकी इस हवेली में क्या दशा है। मैंने दिल में सोचा कि ये भयानक छोटा ठाकुर ज़रूर इसे मारता पीटता होगा। मेरा भाई बादल तो अब पूरी तरह से नशे का आदी हो गया था। वह भी ठाकुर के आदमियों की तरह ही बेरहम हो गया था। उन लोगों के साथ वह भी गांव के लोगों के साथ मारपीट करता था, क्योंकि वह अगर उनका साथ नहीं देगा तो वे उसका नशा बंद कर देंगे। एक दिन मैं बड़ी मालकिन के पैर दबा रही थी कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आया और बड़ी मालकिन के पैर छुए। बड़ी मालकिन ने उसे गले लगा लिया और बोली, अरे वाह, मेरा लाडला बेटा आ गया। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। मैं बड़ी मालकिन के पास से उठकर दूर जाकर खड़ी हो गई। वे मुझसे बोली, जा चांदनी, श्लोक के लिए पानी लेकर आ। मैंने दिल में सोचा, ये कौन है? दिखने में तो इनके जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। ये तो कोई शहरी बाबू लग रहा है और इसका नाम भी कितना प्यारा है, श्लोक। मैं रसोई में से जाकर पानी लाई तो वे बड़ी मालकिन को पता नहीं कौन सी बात बता रहा था। उन दोनों के हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैंने पानी का गिलास उन्हें पकड़ाते हुए बोला कि लीजिए ठाकुर साहब। वे बोले, देखो चांदनी, मुझे ठाकुर साहब मत बोलना। पता नहीं क्यों मुझे ये शब्द गाली की तरह लगते हैं। मेरा नाम श्लोक है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैं तो बस उन्हें देखे ही जा रही थी। बड़ी मालकिन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें इसका नाम कैसे पता चला? वे हंसते हुए बोले, मेरी प्यारी माँ, अभी आपने ही कहा था कि जाओ चांदनी, पानी लेकर आओ। उनकी बातें सुनकर मुझे भी हंसी आ गई थी। बड़ी मालकिन बोली, बेटा, ये पूरा गांव हमारा नौकर है और हम उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव नहीं करेंगे तो ये गरीब लोग हमारे सिर पर बैठ जाएंगे। वह उनके गोद में सिर रख कर बोला,
माँ, ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप लोग अभी तक अंग्रेज़ों के ज़माने की बात कर रहे हो। माँ, आप लोगों ने मुझे बचपन से ही इस गांव से दूर रखा, शहर में ही पढ़ाया लिखाया। मुझे पता है कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप लोग अब तो इन गरीब लोगों पर अत्याचार करना छोड़ दीजिए। गांव में स्कूल कॉलेज खुलने दीजिए। बड़ी ठकुराइन उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे बच्चे, ये बातें अपने पिताजी और भाई के सामने मत बोलना, उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अब तक मेरी समझ में आ गया था कि ये भी ठाकुर का ही बेटा है, मगर इन सब लोगों से कितना अलग है। अब मैं अक्सर देखती थी कि श्लोक अपने पिताजी और भाई को समझाते थे, उन्हें मना करते थे कि इन बेकसूर लोगों पर अत्याचार मत कीजिए, ये गलत है, इनकी बद्दुआ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। एक दिन बादल सुबह सुबह ही घर आया और माँ से बोला कि छोटे ठाकुर चांदनी से शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही मेरी माँ और मुझे बिजली का झटका लगा। मेरी माँ बोली, ये तू क्या कह रहा है? तू पागल हो गया है क्या? कहाँ तेरी बहन और कहाँ वे ठाकुर? बादल घर के बर्तन उठा कर फेंकता हुआ बोला, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। दोपहर तक इसे मंदिर में लेकर पहुंच जाना। जब मैं वहां पर नहीं पहुंची तो वे ठाकुर के आदमियों के साथ आया और मुझे खींचता हुआ मंदिर में ले गया। वहाँ मंदिर में छोटा ठाकुर मंडप सजा कर बैठा हुआ था। मैंने कहा, मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। उसने मेरा हाथ खींचकर अपने पास बैठा लिया और पंडित से बोला, पंडित मंत्र शुरू कर। तभी वहाँ पर श्लोक आ गए। पता नहीं उन्हें कैसे खबर लग गई थी। वे बोले, भैया, इससे मैं शादी करूँगा। मैं तो बस हैरानी से उन्हें देख रही थी। छोटा ठाकुर बोला, अरे वाह मेरे छोटे भाई, तू पहले से ही बोल देता, तेरी नज़र भी इस लोंडिया पर है, ले तू ही कर ले इससे शादी। और इस तरह मेरी शादी श्लोक के साथ हो गई। जब श्लोक मुझे लेकर हवेली में पहुँचे तो ठाकुर ठाकुराइन बहुत खुश हुए और श्लोक से बोले, ये किया ना तूने ठाकुरों वाला काम, जा बेटा ऐश कर। श्लोक मुझे अपने कमरे में ले गए और मुझसे बोले, देखो चांदनी, मैंने ये सब तुम्हें भैया से बचाने के लिए किया है, मगर एक बात ज़रूर है कि तुम मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी, मगर जब तक तुम मुझे अपना पति नहीं मानोगी, हम दोनों दोस्तों की तरह ही रहेंगे। मुझे चुपचाप बैठा देखकर वे मुझसे पूछने लगे कि क्या बादल तुम्हारा सगा भाई है? मैंने कहा, जी हाँ, ठाकुर के आदमियों के साथ रहकर वह भी नशा करने लगा है। वे बोले कि तुमने इसे यहाँ पर ठाकुरों के डेरे पर भेजा क्यों था? तुम्हारे माता पिता ने इसे पढ़ाया क्यों नहीं? मैंने कहा कि एक बार मेरे पिताजी ने इसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था तो ठाकुर के आदमियों ने उन्हें इतना मारा था कि उनकी एक टांग ही तोड़ दी थी। यहाँ पर जो लोग ठाकुरों का कहना नहीं मानते हैं उनका बहुत बुरा हाल किया जाता है। श्लोक ने कहा कि मुझे मेरे गांव और गांव के लोगों से बहुत लगाव है। देखना, एक दिन मैं अपने गांव में अस्पताल, स्कूल, नशा मुक्ति केंद्र सब कुछ बनवाऊंगा। मेरे दिल में बहुत तमन्ना है कि मेरा गांव भी तरक्की करे। श्लोक की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं श्लोक के ही कमरे में रहती थी। एक दिन छोटी ठकुराइन के रिश्तेदारों में से किसी की मौत हो गई थी। वे किसी दूसरे गांव में रहते थे। मुझे छोड़कर बाकी सब एक बड़ी सी गाड़ी में अंतिम संस्कार के लिए गए थे, लेकिन वहां से आते हुए एक ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि गाड़ी पलट गई और काफ़ी दूर तक ज़मीन में घिसटती रही। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं बचा था। जब मुझे ये खबर मिली तो मैं अपने होशो आवाज़ खो बैठी थी, गुमसुम होकर सबकी अर्थियाँ देख रही थी। मुझे मेरी माँ ने और गांव की औरतों ने बड़ी मुश्किल से रुलाया। मुझे श्लोक की एक एक बात याद आ रही थी। श्लोक ने सबको कितना समझाया था कि किसी की बददुआ मत लो, मगर उन लोगों ने नहीं सुना। और आज देखो, उनकी कमाई हुई सारी पाप की दौलत यहीं रह गई थी और वे लोग खाली हाथ ही वापस जा रहे थे। मेरे पति का और बाकी सब लोगों का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अब पूरी हवेली में बस मैं ही ज़िंदा बची थी, क्योंकि अब मैं भी ठाकुर के परिवार की थी, इसलिए उनकी सारी ज़मीन जायदाद मेरी थी। मैंने उस सारी दौलत को उन गरीबों पर ही खर्च कर दिया जिनसे वे कमाई गई थी। मैंने गांव में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाया, क्योंकि मेरे पति श्लोक भी यही चाहते थे। अब मेरा गांव ठाकुरों की हुकूमत से आज़ाद था। जिसका दो दिल चाहता था वे वही काम कर सकता था। मैंने अपने गांव में एक नशा मुक्ति केंद्र भी खुलवाया, जिसमें मेरे भाई और उस जैसे सैकड़ों लोगों का इलाज हुआ।
और वह सब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। मुझे लोगों ने बहुत कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम दूसरी शादी कर लो, मगर मेरे दिल में तो अब मेरे पति श्लोक ही बसते हैं, जिन्हें भूल पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप लोग मुझे बताएं, जो मैंने किया क्या वह सही है? आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।